वेलकम टू द कुमार देव। सती मलती जोशी। पूरा आंगन ढोलक की थाप से गूंज रहा था। रोज की तरह मोहल्ले भर की औरतें जुड़ाई थी और गीतों की कल्पना की लड़ियां पिरो रही थी। कहीं बन्नों के बाबा से ताव से जड़ाव कंगन बनवाने का आग्रह था, तो कहीं चाचा और फूफा को कलेक्टर दूल्हा ढूंढने के लिए कहा जा रहा था। कहीं बन्नों की अम्मा अपनी भी ए पास लाडली की घड़ी, सैंडल और साइकिल की तारीफ कर रही थी। तो किसी गीत में भाभी होने वाले नंदोया को ताकीद कर रही थी कि जीप या कार लेकर आना। मेरी नक्चुरी नंद रानी टमटम या बैलगाड़ी में नहीं बैठेगी। औरतें झूम झूम कर गा रही थी। कोई मन चली तो मौज में आकर ठुमका भी लगा देती थी। मस्ती का आलम पूरे जोर पर था। इन गीतों की नायिका को इस महफिल से कोई मतलब नहीं था। वह तो छज्जे पर अपनी सखी सहेलियों से घिरी मेहंदी लगवा रही थी। रचना और मेघना ने उसकी दोनों हथेलियां थाम रखी थी और वे उन पर महीन चित्रकारी कर रही थी। प्लास्टिक कोन से जरती हुई हरीकेंच मेहंदी दुल्हन के हल्दी लगे हाथों पर बड़ी प्यारी लग रही थी। क्या बात है नीलम, तेरा रंग तो इन 7-8 दिनों में और भी निखर आया है। रमा ने कहा, शादी की खुशी ऐसा ही रंग लाती है पगली, तुझे जल्दी ही पता चल जाएगा। गौरी ने रमा के चिकोटी काटी। अगले महीने की 26 को उसकी भी तो शादी है। शादी की खुशी तो खैर है ही। नीलम की भाभी ने कहा, पर थोड़ा क्रेडिट मुझे भी तो दो। वह उपटन बनाया है कि बस? वाह, क्या उपटन बनाया है। पूरा बदन छील कर रख दिया है। बड़ी एहसान फरामोश हो। खैर, तुमसे तो यही उम्मीद थी। अपना इनाम तो मैं कुर्जी से वसूल करूंगी। वो तो देखकर ही दंग रह जाएंगे। क्या यही है वह नीलम जिसे हम देख कर गए थे? फेयर एंड लवली, किसी ने उछाला। अरे गोली मारो अपनी फेयर एंड लवली को। हमारा नुस्खा उससे लाख गुना बेहतर है। सो तो होगा ही, वंदना ने कहा, तभी तो इतने सालों से भाई साहब को अपने रूपजाल में बांधे हुए हैं। अपना राज हमें भी तो बताइए भाभी प्लीज। लड़कियों ने चिरौरी की। अरे वाह, मुफ्त में कैसे बता दे। तभी नीचे से उनकी बुलाहट हुई और वे हास्य विनोद की इस महफिल को बीच में ही छोड़कर नीचे आई। मेहंदी के कलाकारों ने सुस्ताने के लिए 10 मिनट का मध्यांतर कर दिया था। मौका पाकर गागी ने बाल खोल लिए थे और अब वह उंगली के पोरों से उनमें तेल मल रही थी। देख नीलम, मैं जताए दे रही हूँ, गागी ने कहा, आज जितना जी चाहे तेल डलवा लेना, पर कल एक बूंद भी ना ही डालने दूंगी। सुबह अच्छी तरह शैम्पू करा लेना, नहीं तो कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बना पाएगी। फिर तो परंपरागत लंबी चोटी डालकर ही जयमाला के लिए जाना पड़ेगा। तभी नाइन मौसी वहां प्रकट हुई। तुम क्या बाल्टी भर महावर घोल कर लाए हो मौसी? नीलम ने हंसकर पूछा। पर उनकी बात पूरी होने से पहले ही मौसी ने पूरी बाल्टी उसके सिर पर उड़ेल दी। नहीं, वह जोर से चीखी और पसीना पसीना होकर उठ बैठी। बगल में लेटी कांता भाभी भी एकदम जाग गई और उसे सहलाते हुए पूछने लगी, क्या हुआ निम्मो? कोई बुरा सपना देखा क्या? तब तक मौसी भी दरवाजे से मुंह डालकर पूछ चुकी थी, क्या हुआ? नींद में कोई बरयाया था क्या? और नीलम आंखें फाड़कर अपनी जिठानी को घूरे जा रही थी। बड़ी देर बाद उसे होश आया और शर्म भी। कितनी मुश्किल से आजकल घर में किसी की आंख लग पाती है, और उसने आधी रात को यह हंगामा कर डाला। सॉरी भाभी, उसने दबी जबान से कहा। दरअसल जी बहुत घबरा रहा है। लगता है मैं घर क्यों गई? अगर आज ही कुछ हो गया तो? धत पगली, ऐसा अशुभ बोलते हैं कहीं। चल सो जा। नीलम दोबारा लेट गई। उसने चादर से मुंह ढा लिया। कांता भाभी वत्सल भाव से उसे धीरे धीरे थमकाती रही। कुछ ही देर में उसके क्लांत शांत शरीर पर नींद ने अपना आंचल डाल दिया, पर ढस्वप्न ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस बार सहेलियों के हुजूम में कांता भाभी का चेहरा भी आकर जुड़ गया था और उसे देखकर उसे बार बार दहशत हो रही थी। नीलम बराबर चिरौरी कर रही थी। भाभी जी आप जाए भी, आप जैसों का यहाँ क्या काम है? पर कांता भाभी थी कि जमकर बैठ गई थी। नहीं, बैठी कहाँ थी, बाल्टी लेकर ही तो आई थी। नाइन मौसी तो उसके पांव में महावर लगा रही थी। सर पर पानी तो कांता भाभी ने ही उड़ेला था। चादर के भीतर वह पसीने से नहा गई थी, पर दम साध कर वैसी ही पड़ी रही। हाथ भर के अंतर पर कांता भाभी लेटी है और उनकी ओर देखने का साहस उसमें नहीं है। शाम को उन्हें देखा है, तब से वह सहज नहीं हो पा रही है। शाम को ही वे लोग भोपाल से आई थी। घर का सामान रखकर दोनों सास बहू गिरीश को देखने सीधे अस्पताल पहुंची थी। कांता भाभी को उसने पूरे 3 साल बाद देखा था। उनका वह निराभरण रूप देखकर वह धक से रह गई थी। झुककर पैर छूने का भी उसे होश नहीं रहा था। 3 साल पहले अशोक भैया, गिरीश के मौसेरे भाई, एक दुर्घटना में चल बसे थे। पूरे परिवार पर वज्रपात ही था। वह
सब लोग भागे भागे शोकाकुल परिवार को धीरज बंधाने पहुंचे थे। नीलम भी अपने सास ससुर के साथ गई थी। उस समय पूरे घर में ही शोक का साम्राज्य था। पहनने ओढ़ने की सुध किसी को नहीं थी। पर इस बात को तो 3 साल हो गए। भाभी को देखकर लगा जैसे वह कल ही की बात है। पूरा इतिहास मन में फिर ताजा हो उठा। वह गुमसुम हो गई। उसकी उदासी को सबने लक्ष्य भी किया, पर वे लोग यही समझे कि गिरीश की बिगड़ती हालत को देखकर वह टूट गई है, पस्त हो गई है। जब वे लोग उठी तो नीलम की सास ने अपनी बहन को रोक लिया और भाभी से बोली, कांता, आज तू इसे घर लेवा ले जा। पिछली 10 सालों रातों से इसकी पलक नहीं झपकी है। जिज्जी थोड़ी देर को मेरे पास बैठ लेंगी। बड़का मेरा खाना लेकर आएगा, चाहेंगी तो उसके साथ भेज दूंगी। नीलम ने थोड़ी आनाकानी की, पर सबने मिलकर जैसे उसे घर ठेल ही दिया। अस्पताल से नीचे उतरकर सड़क पर आते ही भाभी ने पूछा, कैसे चलेगे निम्मो, बस से या टेम्पो से? नीलम अब भी उनसे आंख नहीं मिला पा रही थी, फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, भाभी, आप सफर से बहुत थक तो नहीं गई? नहीं रे, सफर ही कितना सा था, तो पैदल चले। दरअसल चारदीवारी में रहते रहते मेरा दम घुटने लगा। घर से अस्पताल, अस्पताल से घर, यही भागम भाग मची हुई है। जरा खुली हवा में सांस लेने को जी चाह रहा है। भाभी ने करुणा भरी दृष्टि से उसके मुरझाए चेहरे को देखा और स्नेहिल स्वर में बोली, चल। कुछ क्षण वे लोग मौन ही चलती रही, और फिर नीलम ने एकाएक पूछ लिया, भाभी, क्या आप दफ्तर में भी इन्हीं कपड़ों में जाती है? उद्धरण उद्धरण। भाभी ने चौंक कर उसकी ओर देखा, पर उसके इस बचकाने प्रश्न का बुरा नहीं माना। बच्ची ही तो है बेचारी। फीकी हंसी हंसकर बोली, अम्मा जी का बस चले तो दफ्तर भी इन्हीं कपड़ों में भेज दें। पहले कुछ दिन जाती भी रही, पर दफ्तर की 2-3 दबंग औरतें एक दिन घर आ गई। उन्होंने अम्मा जी को खूब जिरह की, तब से कुछ नहीं कहती। अब तो मैं दफ्तर जाते हुए ढंग की साड़ी पहनती हूँ, हल्का सा क्रीम पाउडर भी लगा लेती हूँ, पर अम्मा जी कुछ नहीं कहती। देखकर भी अनदेखा कर जाती हैं, पर और कभी करने लगूं तो झट कह देती हैं, आदमी मर गया पर इसका मन नहीं मरा। क्या? नीलम तो हतप्रभ रह गई थी। सच कह रही हूँ निम्मो, रात दिन उन्हें बस शिकायत है, पर मैं क्या करूं, आदमी तो पट से मर गया। कुछ सोचने समझने का भी अवसर नहीं दिया। पर मन क्या इतनी आसानी से मरता है? बड़े बड़े साधु सन्यासी, ऋषि मुनि तो मन को मार नहीं सके। अम्मा जी मुझसे कहती हैं। भाभी की आवाज में एक अजीब कसैलापन था। कुछ पल फिर सन्नाटे में बीत गए। कुछ देर बाद नीलम ने कहा, मौसी जी तो शुरू से ही मुंहफट है, पर सोच रही थी कि आपकी नौकरी के कारण वे आपसे दबती होंगी। अब तो क्वार्टर भी आपके नाम हो गया है ना। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।